वेलकम टू बिहारी क्लासेस। अब आगे का जो टॉपिक है मैट्रिक्स में, जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज है जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का है, कुछ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, पहला जो टॉपिक है उसका क्या नाम है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ, पहला क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब दो जो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स उसको ऐड क्या करते हैं? ऐसे देखो, पहले इसका मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि दो मैट्रिक्स, जैसे मैंने बताया था पहले में, सब स्टार्टिंग में बताया था कि मैट्रिक्स कुछ नहीं है, बस दी हुई स्टेटमेंट का, दिया हुआ स्टेटमेंट का क्या है? एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स होती है। तो दो मैट्रिक्स मान लीजिए कि दो मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिक्स का ऐड करने का क्या मतलब? दो मैट्रिक्स का ऐड करने का क्या मतलब? वो थोड़ा मीनिंग समझते हैं। एडिशन तो कुछ नहीं है, सिर्फ दो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, लेकिन हम उसको मतलब समझते हैं। मान लीजिए जाए कि समझ लो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोई समझ लो कि ए फैक्ट्री है, ए फैक्ट्री ए है, कोई बी फैक्ट्री है, ठीक है। ये दोनों जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी है, ये दोनों फैक्ट्री जो है वो लड़के के लिए भी स्पोर्ट्स मतलब जूते बनाता है और लड़कियों के लिए भी जूते बनाता है, ठीक है। लेकिन जूते का लड़के के लिए फैक्ट्री ए भी बनाता है, लड़के के लिए, लड़कियों के लिए, ये भी लड़के लड़कियों के लिए, दोनों के लिए जूते बनाता है। लेकिन ये जूते हैं ना, वो तीन प्रकार के बनाते हैं। देखो प्राइस देखोगे जूते का, कोई किसी प्राइस के प्राइस होते हैं 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, कितने 10-10 हजार तक के जूते होते हैं। तो मतलब ये तीन कैटेगरी में बनाते हैं। मतलब यहाँ पे हो गया बॉयज, यहाँ पे हो गया गर्ल्स, ये भी बॉयज के लिए बनाता है, ये भी गर्ल्स के लिए बनाता है, ठीक है। अब मानिए जाए कि पहला प्रकार का बनाता है, दूसरा प्रकार का बनाता है, तीसरा प्रकार का बनाता है, ठीक है। ये इसमें एग्जांपल दिया हुआ, मैं उसी एग्जांपल के थ्रू, एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया उसी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ कितने, फैक्ट्री जो ए है, फैक्ट्री ए वो बॉयज के लिए 80 जूते बनाते हैं, कितने पहला जो प्रकार है उसका फर्स्ट प्रकार का, ठीक है। और लड़कियां के लिए 60 बनाता है, ठीक है। ये पहला प्रकार का होगा। और फैक्ट्री बी है वो 90 बनाता है, और ये 50 गर्ल्स के लिए 50 बनाता है, ठीक है। जो दूसरे प्रकार का जूता, मान लीजिए देखिए 1000 रुपए का, ये 1500 का, 2000 का। तो अब 2000 वाले में फैक्ट्री ए जो है वो 75 जूते बॉयज के लिए बनाता है और 65 गर्ल्स के लिए। वही 1500 वाले में फैक्ट्री बी जो है वो बॉयज के लिए 70 बनाता है और गर्ल्स के लिए 55 बनाता है, ठीक है। फिर जो तीसरी प्रकार का, मान लीजिए कि 2000 रुपए के जो जूते हैं वो 90 जूते, फैक्ट्री ए 90 जूते बनाता है लड़के के लिए, और गर्ल्स के लिए कितने बनाता है? 85 बनाता है, ठीक है। उसी प्रकार से फैक्ट्री बी जो है वो 75 जूते लड़के के लिए बनाता है और 75 लड़कियां के लिए बनाता है, ठीक है। अब देखो, ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, 3x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 3x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो, हमें ये तो पता है कि कौन सी फैक्ट्री कितने, कौन से प्रकार के लड़के के लिए कितना बनाता है, लड़कियों के लिए कितना बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 65 देख लूं, तो फैक्ट्री ए जो है वो दूसरे प्रकार का जूता 65 जूता गर्ल्स के लिए बनाता है, और फैक्ट्री बी जो है वो 55 जूते बनाते हैं लड़कियों के लिए, 55 जूते लड़कियों के लिए बनाते हैं। कौन से प्रकार का? सेकंड प्रकार का। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि टोटल पूछ ले कि देखो
दूसरे प्रकार के जो जूते हैं वो दूसरे प्रकार के जो जूते हैं वो गर्ल्स के लिए कितने बनते हैं? फिर से क्वेश्चन समझो। कोई पूछे कि जो तीसरे प्रकार के जूते हैं वो बॉयज के लिए कितने बनते हैं, तो तुम जवाब कैसे दे पाओगे? तो तुम्हें ऐड करने पड़ेंगे, ये जो दो मैट्रिक्स है उसको ऐड करेंगे। देखो एडिशन करने के लिए हमेशा याद रखना कि जब भी दो मैट्रिक्स का एडिशन होगा क्या होगा, उसके ऑर्डर जो होंगे वो बराबर होंगे। जैसे देखो 3x2 का ऑर्डर है, ये 3x2 का मैट्रिक्स है, तो ये जो एडिशन इसमें संभव है। मतलब कि अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ रहे हो तो इसकी कंडीशन यही है कि उसकी ऑर्डर हमेशा सेम होगी। ठीक है, तो मैं ये दोनों मैट्रिक्स को मान लीजिए मैं ए मैट्रिक्स मान लेता हूँ इसको, और इसको बी मैट्रिक्स मान लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे ए और बी को जोड़ना है, हमको ए प्लस बी निकालना है। तो ए प्लस बी निकालने के लिए क्या करना है हमें? ए प्लस बी निकालने के लिए यहाँ पे बॉयज हो जाएगा, यहाँ पे गर्ल्स हो जाएंगी, यहाँ पे फर्स्ट प्रकार हो जाएगा, सेकंड प्रकार हो जाएगा, फिर थर्ड प्रकार हो जाएगा। ठीक है, देखो तो क्या करना है कि फर्स्ट प्रकार का जो फैक्ट्री ए में बनता था 80 जूते, फैक्ट्री बी में बनता था 90 जूते। तो क्या एडिशन में क्या होता है ना कि दो मैट्रिक्स का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब अगर उसका पहला रो का पहला कॉलम उठा रहे हो तो दूसरी मैट्रिक्स का पहला रो का पहला कॉलम भी उठाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि ये दूसरा रो है, अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में देखोगे तो ये दूसरा रो है, अगर दूसरा रो का दूसरा कॉलम तुम उठाना चाहते हो, दूसरा रो का दूसरा कॉलम, तो इसमें भी दूसरा रो का दूसरा कॉलम भी उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐड करने के लिए मान लीजिए इसको मैं उठाता हूं तो क्या यहाँ पे उठाना पड़ेगा, तो 80 और 90 होकर कितना 170। ठीक है, अगर मैं इसको उठाता हूं तो इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 60 प्लस 50 कितना हो गया 110। ठीक है, अब इसमें सेकंड प्रकार के जो जूते हैं वो 75 लड़के के लिए बनाता है, इसमें 70 बनाता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 145। इसमें 65 बनाता है, इसमें कितने बनाता है 55, तो कितने हो जाएंगे 120। इसमें 90 बनाता है, इसमें कितना 75 बनाता है, 9 7 16 165। 85 इसमें बनाते हैं और 75 उसमें बनाते हैं, यानी 160। तो देखो ये दोनों ऐड करके तुम ये बता सकते हो कि दोनों फैक्ट्री मिला के लड़के के लिए कितने प्रकार के कितने जूते बन रहे हैं और लड़कियां के लिए कितने जूते कौन से प्रकार के बन रहे हैं, देखो बता सकते हो नहीं। देखो दोनों फैक्ट्री मिला के ए और बी फैक्ट्री मिला करके लड़के के लिए सेकंड प्रकार के 145 जूते बन रहे हैं और लड़कियों के लिए 120 जूते बन रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से तुम ये बता सकते हो कि 160 जो है 160 तीसरे प्रकार का जूते बने किसके लिए, लड़कियों के लिए। तो ये हो गया रियल मीनिंग ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आई होप सो यहाँ तक तुम्हें समझ में आया होगा। कोई बड़ी भारी बात नहीं है कि एडिशन करना है तो सिंपल क्या करना है, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम ले रहे हो तो उसका भी दूसरे वाले का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, और उसमें कंडीशन ये होना चाहिए कि दोनों का अगर दो मैट्रिक्स जो ऐड करने जा रहे हो तो दोनों का रो मतलब दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ तक समझने में। अब तो कुछ प्रॉपर्टीज है, ये सब ये जो बेसिक चीजें हैं ये तुम्हें आगे जाकर के ये बेसिक चीजें जो आगे जाकर के तुम्हें काम आएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना चाहिए। ये जो चैप्टर है तुम्हारे लिए, ये जो मैं आज का लेक्चर ले रहा हूँ, आज का जो वीडियो बना रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक जगह तुम्हें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करना पड़ेगा। कहीं भी जाओ तुम्हें हो सकता है कि इनवर्स निकालने जाओगे, ट्रांसपोज निकालने जाओगे और दूसरी चीजें काम करने जाओगे तो तुम्हें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की जरूरत हमेशा पड़ता है। देखो अब सेकंड चीज अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, देखो
दूसरा बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किसी भी मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर मतलब कोई भी कांस्टेंट से, जैसे कोई ये मैट्रिक्स है, उसमें मैं कुछ 10, जैसे कोई कांस्टेंट 10, 15, 5, -2, -4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, समझना पड़ेगा आपको। कोई भी मैट्रिक्स में अगर मैं -5, 10, 15, 20, 0 जितना से अगर मैं 0 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अगर मैं उसे मल्टीप्लाई करना चाहूँ, किसी भी कांस्टेंट से अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ, तो कैसे होगी मल्टीप्लिकेशन, ये मैं बता देता हूँ। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इसमें मान लीजिए कि कोई ए मैट्रिक्स है और तुम्हें बोलते कोई ए मैट्रिक्स है और इसका मान लीजिए m क्रॉस n ऑर्डर है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है ए मैट्रिक्स का कि हमें कोई ए मैट्रिक्स है और तुमसे पूछ ले कि हमें 4a या फिर 3a का वैल्यू निकाल दो। तुम्हें कोई पूछ ले कि 3a का वैल्यू निकाल कर बताओ, तो तुम्हें क्या करना है कि मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है उस कांस्टेंट से गुना कर देना है। सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए। मैट्रिक्स में क्या करना है, मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मतलब ये जो 3a बराबर होगा किसके, 3 × aij ऑफ m क्रॉस n, ये हो गया जनरल फॉर्म, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। मैं जब एग्जांपल लेके बताता हूँ, मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है 4, 3, -2, 1, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। और मुझे पूछ दिया कि 10a निकाल के बताओ। 10a मतलब मल्टीप्लाई करना मैं कितना से, 10 से कौन सी मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ए में मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करना, तो मैं क्या बताया कि मल्टीप्लिकेशन अगर किसी भी स्केलर से कर रहे हो तो तुम्हें उसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये भी एलिमेंट में 10 से, इसमें भी 10 से, इससे भी 10 से, इससे भी 10 से, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा -20, ये कितना हो जाएगा 10। देखो हर एक एलिमेंट में 10 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, हर एक में एलिमेंट में 10 से मल्टीप्लाई। वैसे ही किसी भी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो तुम्हें हर एक एलिमेंट में उसे मल्टीप्लाई करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि किसी भी अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम, तो उसके हर एक एलिमेंट से हर एक एलिमेंट में उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में तुम्हें उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप सो कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भारी वाली बात नहीं है कि कोई स्केलर से अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो उसके हर एक एलिमेंट में उसे मल्टीप्लाई कर देना है, बस जस्ट सिंपल। हाँ, अगर तुम मान लीजिए कि अगर और एग्जांपल देना चाहूँ, एक और एग्जांपल ले, नोट्स बनाने के लिए जो मैं यहाँ पे चीजें लिखता हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोग क्या कर सकते हो कि इसका जो भी यहाँ पे मैं लिखा हूँ उसको नोट्स बनाने के लिए तुम लिख सकते हो। जो भी मैं बातें बताता हूँ कि जैसे एडिशन करने के लिए 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर होना चाहिए, तो ये चीजें तुम्हें खुद को लिख लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख करके कुछ चीजें तो बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें खुद की कॉपी में लिखना पड़ेगा कि अगर 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उसका ऑर्डर बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार से तुम्हें यहाँ अगर मान लिया जाए कि मैं बोला कि मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा कि अगर किसी अवयव में किसी कांस्टेंट से गुना करना है
लिखना है तो उसके किसके उसके मतलब कि मैट्रिक्स के मतलब मैट्रिक्स के उसके हर एक एलिमेंट मतलब अवयव, हर एक एलिमेंट यानी अवयव में उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें तुम्हें खुद लिख लेनी चाहिए समझ के कि अगर किसी मान लीजिए ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें है ना जो तुम्हें लिखनी नहीं चाहिए, तभी आकर के जाकर के क्वेश्चन बनने में तुमसे दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी अवयव में किसी कांस्टेंट से गुणा करना है तो उसकी मैट्रिक्स या उसके यानी मैट्रिक्स के हर एक अवयव में उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस इतनी सी चीजें है। तो ये चीजें तुम्हें जब तक तुम्हें नोट्स जैसे बनाने के लिए, प्रॉपर नोट्स बनाने के लिए ये सब चीजें तुम लिखते जाओ, ताकि आगे खुद से जब पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ठीक है, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, तुमने मान लीजिए कि तुमने कभी ये देखा होगा ना कि किसी भी चीज को निगेटिव करना होता है तो उससे क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर x पॉजिटिव है, मान लिया जाए x अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव चीजें हैं x, तो इसको निगेटिव करने के लिए क्या करते हो? -x करने के लिए क्या करते हो? -1 × x ही तो करते हो। अरे घासा दिमाग में किसी भी चीज को निगेटिव करने के लिए क्या करते हैं, उसमें -1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चीज तो सिंपल चीज है। तो अगर निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लिखना रहे तो क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने तुम्हें बताया कि किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने गए किसी भी मैट्रिक्स में तो क्या होता है, तो क्या करना है तुम्हें, -1 से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देना है तुम्हें। ठीक है, मान लिया जाए कि ये कोई मैट्रिक्स है A बराबर 2 -2 3 और 4 -3 और 4, ये कोई A मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है। तो पूछेगा ये जो मैट्रिक्स है उसका निगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, मतलब -A मैट्रिक्स निकाल के बताना। थोड़ी कोई पूछे तुमसे कि -A मैट्रिक्स निकाल के बताना, तो मैंने तुम्हें क्या बताया, किसी भी चीज को माइनस करने के लिए, निगेटिव करने के लिए क्या करते हैं, उसमें -1 का मल्टीप्लाई करते हैं। देखो a बराबर क्या लिखा हुआ है, -1 × a लिखा हुआ है कि नहीं? ऐसा समझ सकते हैं कि नहीं? ऐसा माइनस हो ये कि मतलब होता है कि नहीं, -1 × a। हालांकि ये देखो मैट्रिक्स है, ये कांस्टेंट है कि नहीं, स्केलर है। तो तुम्हें मैं मल्टीप्लाई करने के लिए बताया, क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करने के लिए उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं अगर हर एक एलिमेंट से -1 का मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, तो -1 × 2 कितना हो जाएगा, -2 -1 × -2 -1 × -2 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे -1 × -3 कितना हो जाएगा, -1 × -3 कितना हो जाएगा, -1 + 1 × 3 3 -1 × 4 कितना हो जाएगा, -4। ये हो गया सिंपल सा चीज है कि कोई मैट्रिक्स को अगर निगेटिव करना है तो उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब मैं बताया तुम्हें कि किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के लिए उसके हर एक एलिमेंट से गुना करना पड़ता है। तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैं सारे एलिमेंट में, हो गया। ठीक है, अब इसमें बचा कि डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है और कोई दो मैट्रिक्स है, ए और बी कोई मैट्रिक्स है। अब इसे डिफरेंस निकालना है इसके, मतलब a - b निकालना है। मैंने तुम्हें a + b निकालने के लिए बताया, a - b तो उसी तरीका से निकलेगा, कुछ नहीं करना है।
मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए बराबर यहाँ लिख लेता हूँ -1 3 4 -2, ठीक है। अब बी बराबर ले लेता हूँ यहाँ पे 1 3 4 5, ये ठीक है। अब ए माइनस बी करना है, तो जोड़ने के लिए तुम क्या करते थे? अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो तुम क्या करते थे? उसके हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देता था। हर एक, जैसे इसका इससे जोड़ देता था, इसका इससे जोड़ देना, इसका इससे जोड़ देना, ये जोड़ देता। तो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? घटाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से घटा देना। जैसे अगर a माइनस बी करेंगे तो इसको इससे घटा देना, -1, इससे क्या होगा यहाँ पे -1, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? -1 बराबर -2, तो यहाँ पे क्या आएगा? -2, 3 यहाँ क्या आ जाएगा? 0, 4 -4 यहाँ क्या रहेगा? 0, -2 -5 कितना रहेगा? -8 लो हो गया। तो अब देखो यहाँ पे भी डिफरेंस भी करने के लिए या फिर एडिशन करने के लिए हमेशा मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा सेम होगा। ये देखो 2 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, ये देखो 2 क्रॉस 2 का आएगा। रिजल्ट तो हमेशा 2 क्रॉस 2 का आएगा। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आया होगा? चीजें कोई भारी बात नहीं है। देखो अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, तुमने वो पढ़ा है नियम, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? क्राइब-विनिमय नियम, जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव लॉ। और एक और क्या होता था? साचर नियम, एसोसिएटिव लॉ, ये सब पढ़ा। तो ये सब कैसे अप्लाई होंगे? जैसे देखो अगर कोई कांस्टेंट है a प्लस b, तो ये b प्लस a के बराबर होगा। a प्लस b बराबर होता है b प्लस a के। लेकिन क्या मैट्रिक्स में भी बराबर होंगे? क्या मैट्रिक्स में भी ये चीजें लागू होगा? जैसे यहाँ पे देखो, तुमने ये कभी देखा होगा a प्लस b प्लस c ऐसा है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तुमने ये तो 8वीं 9वीं लेवल की चीजें हैं, ये चीजें तो हो सके पता नहीं भी पता है तो क्या है? मतलब दो कांस्टेंट है, अगर a प्लस b तो b प्लस a बराबर होगा। मतलब क्या करने का मतलब है? 5 प्लस 7 लिखो या फिर 7 प्लस 5 लिखो, दोनों का कहने का मतलब बराबर है। यहाँ पे देख लो 2 प्लस 3 प्लस 4 5 लिखो या फिर 2 प्लस 3 प्लस 5 लिखो, दोनों का कहने का मतलब बराबर। ये देखो ये भी 12 आएगा, ये भी 12 आएगा। यहाँ पे देखो 5 3 8 8 10 आएगा, इसमें 3 8 5 प्लस 5 10 आएगा। समझ रहे? ये ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? साचर्य नियम, और इसको क्या बोलते हैं? क्राइब-विनिमय नियम, यही बोलते हैं ना। हाँ, ये तो ये जो नियम है क्यूमुलेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ, ये मैट्रिक्स पे भी डायरेक्ट वायलेट करता है। जैसा मान लीजिए कि इसमें कांस्टेंट में तुम अप्लाई कर सकते हो a प्लस बी बराबर b प्लस a, उसी तरीका से मैट्रिक्स का भी तुम कर सकते हो एडिशन और एडिशन। जैसे देखो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि a कोई मैट्रिक्स है, b ऐसा लिखा हुआ है a प्लस b, तो b प्लस a तुम लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया पहला। ये इसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ एडिशन। क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ एडिशन। दूसरा क्या है? a प्लस b प्लस c, ठीक है, और a प्लस b प्लस c है, तो ये क्या लिख सकते हैं? a b प्लस c
इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। ऑफ एडिशन। ठीक है, a प्लस बी बराबर b प्लस a प्लस बी प्लस सी जो है a प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। ये दो सिंपल सी चीजें हैं जो आगे तो नहीं यूज होते हैं, समझे? ये चीजें इसको मैं एग्जांपल देके भी बता सकता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है कि देखो जैसे मैं 2x2 का एक मैट्रिक्स लेके बताता हूँ। मान लीजिए 3 मैट्रिक्स है ऐसा 2 प्लस 3 2 3 4 2 प्लस 5 5 3 7 1 प्लस 1 2 3 4। ठीक है, ऐसा। तो a प्लस बी इसका कोष्ट देने का मतलब क्या हुआ कि पहले ये दोनों को जोड़ो, उसके बाद ये दोनों को जोड़ो। जोड़ता हूं, जोड़ने में क्या 2 प्लस 5 7 3 प्लस 3 6 4 प्लस 7 11 2 प्लस 1 3। ये हो गया। अब इसको जोड़ना है इसमें 1 2 3 4। इसको ऐसे उतार देता हूं क्योंकि पहले देखो तुमने बोर्ड मास पढ़ा होगा, उसमें या फिर हिंदी में ये पढ़ा होगा, पहले का तब पीछे भाग गुना करो तब जोड़ करो। तो ये देखो a प्लस b का काम मैंने पहले कर लिया, इसका पहले कर लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा 7 7 6 11 3 आ गया 1 2 3 4। वो तो ऐसे था, उसको ऐसे उतार दिया। अब देखो इसको जब मैं ऐड करता हूँ तो फाइनल क्या आता है 7 1 8 6 2 8 11 and 3 कितना आ जाएगा 14 और 3 और 4 कितना आ जाएगा 7। ये आया। अगर मैं इस तरीका से सोल्व करता हूँ, मतलब पहले a प्लस b को जोड़ता हूँ, उसके बाद c को जोड़ता हूँ, तो ये आया। अब उधर भी देखते हैं, इस साइड भी देखते हैं कि सही आता है कि नहीं आता। इस यहाँ पे देखो कितना है 8 8 14 7। अब मैं इसको जोड़ता हूँ b प्लस c को, मतलब इसको पहले जोड़ना, इसको पहले जोड़ो 5 और 1। इसको तो मैं पहले लिख लेता हूँ a को 2 3 4 2 प्लस। अब देखो इसको पहले सॉल्व करना है क्योंकि इसमें कोष्ट लगा हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है। देखो तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। पहले इसको 5 और 1 है तो ये क्या हो जाएगा 6। ठीक है, 3 and 2 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे 7 and 3 कितना हो जाएगा 10 1 and 4 5। अगर अब देखो अब उसके बाद ये दोनों को करना है 2 and 6 8 3 and 5 8 4 and 10 14 2 and 5 7। देखो ये दोनों बराबर आए कि नहीं? तो इस तरीके से तुम इसको प्रूव कर सकते हो कि हाँ ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, यहाँ तक क्या है हम सबको ने समझ लिया। ये समझने वाली चीजें नहीं है, ये आगमन वागमन चीजें। और ये इसमें क्या समझना है कि ये a प्लस बी अगर एक साथ जोड़े फिर सी को जोड़ो, या फिर बी प्लस सी को एक साथ जोड़े फिर a को जोड़े, तो वो दोनों बराबर होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं साचार्य हिंदी में, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। मतलब देखो मैंने तुम्हें पहले बताया ना कि स्केलर मैट्रिक्स को स्केलर को ये मान लिया जाए को मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसमें, कोई मैट्रिक्स ए में। मैट्रिक्स ए में मैं अगर मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो पहले तो मैं ये लिख सकता हूं कि के पहला जो उसमें प्रॉपर्टी बोलता है कि प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स, उसमें बोलता है कि के को a प्लस बी के a प्लस के बी। ठीक है, मतलब कि अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो मैट्रिक्स को मैं जोड़ना चाहता हूं, अगर मैं दो मैट्रिक्स को जोड़ करके उसमें मल्टीप्लाई करना चाहता हूं किसी स्केलर से या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं,
तो तुम ये भी कर सकते हो कि दोनों को ये जो स्केलर है या कांस्टेंट है उसको इंडिविजुअली मतलब अलग अलग भी कैसे के साथ गुना कर दो और उसके बाद तुम अगर जो जोड़ दोगे तो पर भी आंसर सेम ही आना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? यहाँ भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है ऐसा 2 3 4 5, ठीक है, और बी कोई मैट्रिक्स है -1 2 3 और -2, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है। तो इसको प्रूव करना है। करने का ये मतलब समझ रहे हो ना कि अगर a प्लस बी को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, a प्लस बी को जोड़ करके किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें और उसी को अगर उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पहले उस मैट्रिक्स में और उसके बाद फिर जोड़े तो बात बराबर आनी चाहिए। देखो अब यहाँ पे a प्लस बी पहले निकाल लेता हूँ। a प्लस बी निकालो, a प्लस बी निकालो तो कितना आएगा 2 और -1 को अगर जोड़े तो कितना आएगा 1, 3 और 2 को जोड़ो कितना आएगा 5, 4 और 3 को जोड़ो कितना आएगा 7, 5 और -2 को जोड़ो कितना आएगा 3, ठीक है। ये a प्लस बी आया। लेकिन हमें कोई k ले लेता हूँ, k बराबर यहाँ मान लीजिए कि 2 ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे k बराबर 2 ले लेता हूँ। तो इसको 2 इंटू अगर हमें ऐसा निकालना रहे 2 इंटू a प्लस बी निकालना रहे तो मैं क्या किया पहले ये दोनों मैट्रिक्स a और b को जोड़ दिया, उसके बाद मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उस जोड़े हुए मैट्रिक्स में, तो कितना आएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं बताया था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को में अगर किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके हर एक में एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देना सब में 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 10 14 और 3 इंटू 2 6। ये आया क्या एलएचएस में क्या आया, इसको एलएचएस लिख लेता हूँ। एलएचएस में क्या आया 2 10 14 60, ठीक है। अब मैं इसे क्या करता हूँ पहले इस मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जैसे अगर मैं के a का मतलब क्या हुआ कि 2 इंटू a कर लेता हूँ और 2 इंटू बी निकाल लेता हूँ पहले, ठीक है। 2 इंटू a एंड 2 इंटू बी निकाल लेता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू a निकालना है, 2 इंटू a निकालना है तो कितना आएगा, इस हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। फिर उसी तरीका से b में भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, -2 इंटू 2 से गुणा कर कितना आ जाएगा -4। देखो अब क्या करना है दोनों को जोड़ देना है, k और kb को जोड़ देना है। यहाँ 2 या 2b आ गए, अभी 2 या 2b आया, ये 2 आया, ये 2b आया, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ो तो क्या आएगा 4 - 2 कितना आ जाएगा 2, 6 + 4 कितना आएगा 10, 8 + 6 कितना आ जाएगा 14 और 10 - 4 कितना आ जाएगा 6। देखो तो ये क्या आया RHS, ये RHS आया कि नहीं। तो देखो LHS बराबर 2 10 46 है, वहां भी 2 10 46 है, मतलब कि ये बराबर आएंगे। और मतलब तुम k a प्लस b को k इंटू k भी लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात आया, एक बात और है इसमें दूसरा प्रॉपर्टी है कि कोई कांस्टेंट k प्लस l है और उसको अगर मैं a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, k प्लस l को a से मल्टीप्लाई करना है तो तुम ऐसे इसको लिख सकते हो k इंटू k, ठीक है। ये भी सेम चीज है कि देखो k और a यहाँ पे क्या है where k and l
के एंड एल यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। देखो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि दो कांस्टेंट को जोड़ के किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो या उसी मैट्रिक्स में उसी कांस्टेंट के दोनों अलग अलग जो कांस्टेंट है उससे अलग अलग मल्टीप्लाई करके उसको मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दो तो बात बराबर आएगा। इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखो जैसे ऐसे मान लीजिए k बराबर 2 है और l बराबर 3 है, ठीक है। तो k और a जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है वो ऐसा है -1 2 3 और -2 ऐसा मैट्रिक्स है, ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि k प्लस l करो, k प्लस l करो कितना है, k प्लस l कितना है 5 इनटू जो क्या है 5 इनटू a मैट्रिक्स मतलब -1 2 3 -2 जो आएगा, तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें कितना आएगा -5 10 15 -10, ठीक है। मतलब कि वो दोनों को जोड़ दिया मैं पहले, k प्लस l को जोड़ दिया, k प्लस l को जोड़ दिया, उसके बाद मैं अगर जो 5 से गुणा करता हूं, अब इसका कहने का क्या मतलब हो रहा है कि k into a, मतलब a में अब k से पहले मल्टीप्लाई कर लो तो 2 और into a 2 into a और l में 3 into a निकालो, अलग अलग 2 into a निकाल लो, 3 into a निकालो, 2 into a निकालो, इसमें क्या आएगा -2 4 3 into 2 6 -2 into 4 -4, अब 3a निकालो, 3a -3 6 9 -4, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ने बोल रहा है ना कि उस कांस्टेंट को, दोनों कांस्टेंट को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, मैंने क्या किया अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया 2a और 3a। अब इसको मैं जोड़ देता हूं, अब इसको जोड़ूंगा -2 -3 -5 4 और 6 कितना आएगा 10 6 और 9 कितना आया 15 -4 8। देखो ये हो गया RHS और ये होगा LHS। -4 है यहाँ पे -6 होगा शायद, हाँ -2 into 3 करें तो -6 आएगा ना, हाँ यहाँ पे -10 आएगा, -10। देखो बराबर है कि नहीं दोनों, ये दोनों बराबर है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि दो कांस्टेंट को अगर जोड़ के किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दो या वही दो कांस्टेंट को अलग अलग मल्टीप्लाई करके उसके बाद वो मैट्रिक्स को जोड़ दो तो बात बराबर होगी। आई होप सो ये सब चीजें सिंपल है, तुमने बहुत पहले काम किया हुआ है, 11 8वां में किया हुआ है ये काम, तो तुम्हें इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं समझा ही रहा हूँ एग्जाम्पल देंगे कि तुम्हें समझ में तो आ जाना चाहिए, ये सब सिंपल सा चीज है, बच्चों का खेल है ये सब। अब आ गया क्या, अब करना है एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, अगर दो मैट्रिक्स, जैसे मैंने पहले तुम्हें ये बता दिया कि दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है तो क्या होगा, दो मैट्रिक्स को अब मैं बता रहा हूं कि मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, और कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बता दिया कि मैं दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करूंगा। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करूंगा उसको देखते हैं। देखो एक तो मैट्रिक्स है, इसको मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, Aij बराबर m क्रॉस n, ठीक है। अब कोई मैट्रिक्स B है, Bij बराबर P क्रॉस Q, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो m क्रॉस n है, और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो P क्रॉस Q है, ठीक है, P क्रॉस Q है।
तो कंडीशन इसमें यही बोलता है, कंडीशन इसमें बोलता है यही, पहला कंडीशन कहता है कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स को तुम मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये बोलता है कि यहाँ पे n बराबर होना चाहिए p के, मतलब a और ये बराबर होना चाहिए, और जो मल्टीप्लाई करके a और b को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर अगर निकालना चाहो, जो रिजल्टेंट या फिर फाइनल बोलो, रिजल्टेंट या फिर फाइनल मैट्रिक्स आएगा उसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, m क्रॉस q। ये बातें अगर नहीं समझ में आया, नहीं धंसा, तो मैं फिर से बताता हूं तुम्हें कि कोई मैट्रिक्स है A आई जे m क्रॉस n, B आई जे p क्रॉस q। तो अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसमें पहली कंडीशन ये बोलता है कि ये दोनों, ये जो इसका जो कॉलम है इसका रो, सेकंड वाला क्या बताता है कॉलम, फर्स्ट वाला क्या बताता है रो, मतलब इसका कॉलम और इसका रो बराबर होना चाहिए। वही लिखा हूं कि n बराबर होना चाहिए p के, और जो फाइनल जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर जो आएगा, ये जो फाइनल मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ये क्या है, ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कोटि, ठीक है, ऑर्डर ऑफ फाइनल मैट्रिक्स, ठीक है। यहां तक क्या आई होप से समझ में आ गया होगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो देखते हैं। मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, दो मैट्रिक्स ले लो, ठीक है, दो मैट्रिक्स ले लेता हूं A B C D, इसका क्या है 2 क्रॉस 2, ठीक है। ये मैं ले लेता हूं ABCD E F G H, 2 क्रॉस 2। ये दोनों को देखते के साथ तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि ये दोनों में गुना होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स में गुना मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, तुम्हें देखते के साथ पता चल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, देखो इसका भी रो 2 है, इसका कॉलम 2 है, नहीं इसका कॉलम 2 है, इसका रो 2 है, तो ये में मैट्रिक्स मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। यहाँ देखो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो एक कोई और मैट्रिक्स ले लेता हूं, इसका 3 क्रॉस 4 है, इसका 3 क्रॉस 4 है, और इसका जो ऑर्डर है ना वो 5 क्रॉस 4 है, इसका जो ऑर्डर है 5 क्रॉस 4 है। अब तुम थोड़ी सी वीडियो पॉज करके ये बताओ कि इसकी में गुना हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये दोनों मैट्रिक्स है उसमें गुना हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 5 है, मतलब इसमें गुना नहीं हो सकता, इसमें गुना नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं गुना करने के लिए बताता हूं गुना कैसे करते हैं। तो गुना करने के लिए देखो ये हो गया पहला रो, ये हो गया सेकंड रो, ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया सेकंड कॉलम, ठीक है। पहला रो सेकंड रो, पहला कॉलम सेकंड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ये मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, ठीक है। हम निकाल क्या रहे हैं ए डॉट बी, ठीक है, हमने निकाल क्या रहे हैं ए डॉट बी बराबर क्या होगा। तो देखो पहला रो का ध्यान से सुनना है, पहला रो का पहला मैट्रिक्स का पहला रो का पहले कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। पहला मैट्रिक्स का पहला रो का पहला एलिमेंट से कॉलम का मल्टीप्लाई करना है, फिर पहला ही एलिमेंट को उसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना, फिर क्या करना है सेकंड रो को पहले कॉलम से, सेकंड रो को पहले कॉलम से और सेकंड रो को दूसरे सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना।
ये बातें बहुत ध्यान से लिख लो या फिर सुन लो, तुम जैसे मैंने वैसे फंसा लो अपने दिमाग में कि पहला रो को एलिमेंट जो है उस सेकंड रो का, पहला रो का एलिमेंट है वो पहला कॉलम का एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद पहला रो का उसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। एक बार देख लो मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो a डॉट बी निकालना है ना, यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा हूँ a इंटू बी। पहला रो का पहला एलिमेंट, पहला रो का पहला एलिमेंट ये है और पहला कॉलम का पहला एलिमेंट ये है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करो a इंटू ई, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ध्यान रखना है यहाँ पे क्या आएगा प्लस, फिर पहला रो का दूसरा एलिमेंट और फिर दूसरा पहला रो का पहला कॉलम का दूसरा एलिमेंट, पहला रो का दूसरा एलिमेंट, फिर पहला कॉलम का दूसरा एलिमेंट क्या है b इंटू जी, b इंटू जी, ये हो गया। अब इसी को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यही पहले रो को इसी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब a पहला रो का पहला एलिमेंट a को किससे मल्टीप्लाई करना है f से, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, यहाँ प्लस दे रहा तो जरूर है मल्टीप्लाई करने के बाद इंटू b इंटू h। अब सेकंड रो को उठाओ पहला कॉलम से तो c इंटू e, सेकंड रो का पहला एलिमेंट और पहला कॉलम का पहला एलिमेंट c इंटू e, c इंटू e प्लस d इंटू g, d इंटू g। फिर सेकंड रो को ही सेकंड कॉलम से c इंटू f, c इंटू f प्लस d इंटू h। मैं कैसे कैसे किया हूं आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहला रो लिया मैंने, फिर पहला कॉलम लिया, फिर पहला ही रो फिर दूसरा कॉलम लिया, देख रहे हो, पहला रो लिया फिर पहला कॉलम, पहला रो लिया दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो लिया पहला कॉलम, दूसरा रो लिया दूसरा कॉलम, ठीक है। पहला रो लिया कैसे a इंटू ई, b इंटू जी, प्लस में कर दिया दोनों को a इंटू ई b इंटू जी। फिर देखो a इंटू f प्लस b इंटू h। फिर देखो दूसरा रो का पहला कॉलम c इंटू ई प्लस d इंटू जी, इंटू जी। फिर देखो c इंटू f, दूसरा रो का दूसरा रो और दूसरा कॉलम c इंटू f और फिर d इंटू h। आई होप कि यहाँ तक समझ में आए, अगर नहीं आए तो इसको बार बार देखना कि सर कैसे कर रहे हैं, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो सेकंड कॉलम, कैसे कैसे कर रहा हूँ। एकदम सिंपल सी चीज है और इसमें कोई 30 मार्क नहीं की बात, 30 मार्क की बात नहीं है, समझ रहे हो। तो आई होप यहाँ तक के समझ में आया होगा तुम्हें। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए कोई मैट्रिक्स है 6 9 2 3 और बी कोई मैट्रिक्स है। अगर इसे समझ में मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का नहीं आएगा तो इससे और आसान तरीका मैं बताऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। 2 6 0 7 9 8, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए और ए इंटू बी को फाइंड करना है, ए और बी इसका क्या होगा, ठीक है।
अब देखो ये अभी फाइंड करना है ना, तो पहले तो मैंने पहले बताया था, तुम्हें सबसे पहले बताया था कि इस दोनों का, ये दोनों का ऑर्डर पहले देखना है कि कौन कौन से ऑर्डर है, इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, क्योंकि 3 कॉलम है इसमें, 3 कॉलम है और 2 रो है, इसमें 2 रो 2 कॉलम। देखो मैंने क्या बताया था, ये मैट्रिक्स का कॉलम और इसका रो बराबर होना चाहिए। देखो ये और ये बराबर होना चाहिए, देखो बराबर है कि नहीं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। और इसका जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 3, जो बच गया 2 क्रॉस 3। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ पे तो ये पता चल गया साफ साफ कि हाँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अब मैं a डॉट b निकालता हूँ। ठीक है, तो पहला रो ये हो गया, पहला रो ये हो गया, सेकंड रो पहला कॉलम, सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना शुरू करता हूं, तो मैं क्या हो जाता, पहला रो सो सब उसके सारे कॉलम में मल्टीप्लाई कर देना, पहला रो का उसके सारे कॉलम से गुना करना है। पहला मैट्रिक्स का पहला रो उठाओ, उसका सारे कॉलम से गुना कर दो, फिर सेकंड मैट्रिक्स को उठाओ, उसके सारे कॉलम से गुना कर दो। यही तो करना है। मैंने पहला मैट्रिक्स उठाया, इसका पहला कॉलम, यहाँ पे क्या है, पहला एलिमेंट क्या है 6 × 2 प्लस 9 × 7 पहला कॉलम से गुना हो गया। अब दूसरा कॉलम 6 × 6, यहाँ देखो दूसरा कॉलम में कौन कौन एलिमेंट है 6 और 9, यहाँ पे क्या है 6 और 9, यहाँ भी है, तो 6 × 9 6 × 6 प्लस 9 × 9। आगे फिर दूसरे कॉलम से गुना हो गया, फिर इस वाले से पहला कॉलम को उसके तीसरे कॉलम से 6 × 0 प्लस 9 × 8। देखो इसके पहले कॉलम को मैंने सेकंड इसके सारे कॉलम से गुना कर दिया, और सेकंड रो इसके सारे कॉलम से गुना कर दिया। 2 × 2 प्लस 3 × 7। ये ध्यान रखना है तुम्हें कि कौन कौन से एलिमेंट का मैं गुना कर रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे 2 × 2 को गुना कर रहा हूँ, फिर उसके दूसरे एलिमेंट का इसका दूसरे एलिमेंट से गुना कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में यहाँ तक क्या आनी चाहिए तुम्हें। फिर 2 × 6 फिर 3 × 9। ठीक है, फिर तो दूसरे कॉलम से गुना हो गया, फिर दूसरे को फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करना है 2 × 0 प्लस 2 × 0 प्लस में 3 × 8। ठीक है, अब क्या उसको सॉल्व करके लिख देना है a डॉट b बराबर, दिस इंप्लाइज a डॉट b बराबर क्या आ जाएगा, यहां देखो 6 × 2 12 प्लस 9 × 60 कितना है 17 कितना हो जाएगा, 9 × 7 कितना हो जाएगा 63, और 6 दूनी 12, 63 12 कितना हो जाएगा 30 12 63 कितना 36 81 0 और 72, ये कितना जाएगा 4 21 12 27 0 24 बराबर, इसको मैं ऐड करो 3 2 5 6 7 75 6 7 8 3 11
117 और ये हो जाएगा 72, कितने के 21 4 25, 27 और ये हो जाएगा 39 24। इसका मैट्रिक्स देखो 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3, जो भी मैं बताया था कि उसका 2 क्रॉस 3 है। यहाँ तक कि तुम्हें गुना करना, देखो और सारे एग्जांपल दिए हुए हैं बुक्स में, तो तुम मल्टीप्लाई करके देखो। अगर नहीं आता है मल्टीप्लिकेशन करना तो फिर मुझे बोलो, मैं तुम्हें फिर से समझाऊंगा। मैं आपको फोन पर भी समझा सकता हूँ। तो यहाँ तक के समझ में आना चाहिए तुम्हें। मैंने यहाँ तक के जितनी मेहनत हो सकता है घुसाने का कोशिश किया, मैं तुम्हारे दिमाग में घुसाने का कोशिश किया हूँ। ठीक है, अब देखो कुछ जो है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं मल्टीप्लिकेशन को लेकर के। कुछ चीजें हैं जैसे उसमें क्युमुलेटिव आता है, एसोसिएटिव आता है ना, उसी तरीका से इसमें भी 3 प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब इसमें पहला जो बोल रहा है, पहला वो बोल रहा है कि A B इंटू C जो है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, A B C। कहने का इसका मतलब समझ रहे हो? अब देखो हर एक का तो मैं एग्जांपल लेके नहीं समझा सकता, कुछ को मैं एग्जांपल लेके समझा सकता हूँ, लेकिन मैट्रिक्स देखो यहाँ पे मैं हर एक का अगर 3 मैट्रिक्स लूंगा, तीनों को गुना करने लगूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं समझा दे रहा हूँ तुम्हें कि कैसे करना। कैसे क्या बोलना चाह रहा है? बोल रहा है कि अगर 3 मैट्रिक्स को गुना करना है तुम्हें, अगर 3 मैट्रिक्स को गुना करना है तुम्हें, तो क्या करोगे? पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लो पहले, और उसके बाद तुम तीसरे से मल्टीप्लाई करो। इसका कहने का मतलब, कोष्ट का मतलब यही हुआ ना कि पहले 2 को मल्टीप्लाई, ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर 3 मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो देखो ये जो 3 मैट्रिक्स में से 2 मैट्रिक्स को मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं तीसरे से मल्टीप्लाई करता हूं। या फिर तुम ऐसे कर लो कि तीसरे को और दूसरे को पहले मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद तुम ए से मल्टीप्लाई करो। देखो बी या सी को तुम पहले मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद तुम ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो यह बात बराबर आएगी। मतलब कि अगर 3 मैट्रिक्स को गुना करना है, तो पहले का गुना कर लो, दूसरे को गुना कर लो, उसके बाद तुम इससे मल्टीप्लाई करो, या फिर दूसरे को मल्टीप्लाई कर लो, तीसरे को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद तीसरे से मल्टीप्लाई करो, बात बराबर आएगी। यहाँ तक के तुम्हें समझ में आनी चाहिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी ये बोलता है ए बी प्लस सी बराबर होगा ए बी प्लस ए सी के। देखो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि 2 मैट्रिक्स को तुम पहले ऐड करो। अगर मान लीजिए जाए 3 मैट्रिक्स है जिसमें 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है। अरे ये सब देखो, अगर मैट्रिक्स नहीं होता तो तुम सिंपल बोल सकते हो कि हाँ सर इसको ए बी बी सी ए बी बराबर होता है ए बी प्लस बी ए सी, क्योंकि कोष्ट हटाओगे तो तुम ऐसा होगा। लेकिन यहाँ मैट्रिक्स में नहीं होंगे ना, क्योंकि इसमें एक और कंडीशन लगा हुआ रहता है कि रो का जो पहले का जो कॉलम है वो सेकंड का रो से बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए जाए कि ए से मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी को, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर लो, और उसके बाद ए और सी को मल्टीप्लाई करो, जोड़ दो, तो बात बराबर आएगी। समझ में आया? बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करना है अगर ए से, बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करना है ए से, तो बोल रहा है कि उस मैट्रिक्स को इंडिविजुअली भी ऐड कर लो, मतलब अलग अलग। पहले ए बी को ए से मल्टीप्लाई कर लो, फिर बी को ए से सी को ए से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद जोड़ दो, तो बात बराबर आएगी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बताता हूँ कि ये बातें क्यों बोलना चाह रहा है। देखो जोड़ने के लिए तो मैं तुम्हें बताया था कि दो ऑर्डर सेम होना चाहिए।
तो इसका और इसका ऑर्डर तो सेम होगा, ठीक है। इसका इसका ऑर्डर तो सेम होगा। मान लीजिए 2 क्रॉस 3 है, इसका भी 2 क्रॉस 3 होगा, ठीक है। तो ऐड करोगे तो इसका मैं ऐड करोगे, यहां पे मैं लिखता हूं a डॉट b प्लस c। ऐड करने के बाद इसका जो मैट्रिक्स है कितना आएगा, 2 क्रॉस 3 आएगा। और इसका जो मैट्रिक्स, इसका मान लीजिए जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 2 है, 3 क्रॉस 2 है। तो देखो इसका कॉलम इसका रो बराबर है, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो ए को क्या मानिए 3 × 2, 3 × 2 और बी का क्या है 2 × 3। तो देखो इसका कॉलम इसका रो बराबर है कि नहीं, मतलब ये दोनों में मल्टीप्लाई हो सकता है। उसी प्रकार से देखो इसमें देखो ए का क्या है 2 क्रॉस 3 है, ठीक है, और सी का क्या है 2 क्रॉस 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नहीं 3 क्रॉस 2 है ना, ए का 3 क्रॉस 2 है। यहाँ में देखो यहाँ 2 बराबर, यहाँ दोनों में मैट्रिक्स हो सकता है। देखो एक चीज मैं पहले बताता हूँ, एक चीज मैं पहले बताता हूँ। देखो a इंटू बी इंटू ए के बराबर नहीं होगा। जैसे अगर दो कांस्टेंट है ए बी, तो ये बी ए के बराबर होता है। ये अगर मैट्रिक्स ना होकर के अगर कांस्टेंट हो तो ए बी बराबर बी होता है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में नहीं होता। ये वाली बात समझ में आ गई? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वाली बात समझ में आ गई कि अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ कर अगर किसी तीसरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है तो उसको क्या कर सकते हैं कि हम अलग अलग मल्टीप्लाई करके और जोड़ सकते हैं। बस इसकी सिंपल सी मतलब है। अब देखो मैंने क्या बताया कि इसको तीसरा मान लो कि ये जो चीजें हैं ए बी बराबर बी है, ये हमेशा सही नहीं है, नॉट ट्रू ऑलवेज। ये क्या है कि ये हमेशा सही नहीं है, मतलब ए बी बराबर बी है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ रहे हो? ए बी बराबर बी ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात का मतलब मेरे बात को समझो। देखो ए बराबर 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और बी बराबर 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है। ए बी बराबर 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और बी बराबर 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहो तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा भाव, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन जब तुम b इंटू ए करना चाहोगे, b क्रॉस a करना चाहोगे तो b का यहाँ मैट्रिक्स ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 और a का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। यहाँ देखो 4 है यहाँ पे 2 है, मतलब ये दोनों तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकता। तो ये हमेशा सही नहीं है कि a b बराबर होगा b a के, ठीक है। ये जो बात है ए बी बराबर बी ए, ये हमेशा सही नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये होगी तीसरी पॉइंट। देखो ना, देख रहे हो ए बी बराबर जैसे हमने बचपन में पढ़ा है कि ए बी बराबर क्या होता है, ए बी बराबर बी ए होता है। अगर कोई कांस्टेंट है तो ए बी बराबर बी ए होता है। 2 इंटू 5 5 इंटू 2 के बराबर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि ए बी बराबर बी ए हो, ठीक है। तीसरा जो नियम है इसमें तीसरा पॉइंट होता है कि a प्लस बी को अगर c से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है ac प्लस bc। समझ रहे हो? a प्लस बी इंटू सी करना है तो देखो ac इंटू bc करना है।
जैसे देखो तुम अगर किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो ऐसे करके a प्लस बी इंटू सी, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हो ac प्लस bc, या फिर ऐसे इसको लिख सकते हो ca प्लस cb। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट वाले में कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर आता है। लेकिन मैं तुम्हें अभी बताया कि इसको ऐसा नहीं लिख सकते तुम, इसको ऐसा नहीं लिख सकते तुम। इसको जैसे तुम्हें लग रहा होगा ना कि c इधर लिख दे चाहे c इधर लिख दे, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे फर्क पड़ता है। मैं अभी एग्जांपल देके बताया ab बराबर ba नहीं होता, हो सकता है उसमें मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं हो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ac इंटू bc लिखना है, मतलब c को इधर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो c, यहाँ पे भी b, यहाँ पे भी ये है तो b को c से, ऐसा नहीं है कि c को b से मल्टीप्लाई करना है, c को इसी साइड रखना है और a को भी इसी साइड रखना है। ये समझ रहे हो? या ऐसे में जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में तो सही है, a प्लस b को a प्लस b इंटू c बराबर लिख सकते हो, ac प्लस bc भी लिख सकते हो, ca प्लस cb भी लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ac प्लस cb भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें यहाँ तुम नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा तुम नहीं लिख सकते हो। आई होप जो कि तुम्हें इतना तक के समझ में आया, समझने वाली चीजें ये सब। क्योंकि देखो अगर मान लिया जाए कि इसका मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 हुआ, इसका 3 क्रॉस 4 हुआ, तो 3 क्रॉस 2 में यहाँ मैट्रिक्स पॉसिबल है। लेकिन देखो इसका मैट्रिक्स, इन दोनों का मैट्रिक्स तो सेम ही होता है 2 क्रॉस 3, और इसका मान लीजिए कि 3 क्रॉस 4 है, ठीक है। तो AC मतलब A का भी तो मैट्रिक्स वही होगा ना, ऑर्डर 3 क्रॉस 2, और C का 3 क्रॉस 4, मतलब यहाँ पॉसिबल है 3 इंटू B 3 इंटू AC। देखो a इंटू सी यहाँ क्या होगा 2 इंटू 3, और c का क्या होता है 3 क्रॉस 4, मतलब यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। लेकिन c इंटू a देखो, c क्या है 3 इंटू 4 और 2 इंटू 3 2 क्रॉस 3, देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, ये पॉसिबल भी नहीं है। समझ रहे हो? कहने का इसका मतलब समझो कि जो तुम अलजेब्रा में चीजें लगा देते थे ना कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी इंटू सी बराबर हो जाएगा ac bc ac प्लस bc के, तो ये हमेशा मैट्रिक्स में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे देखो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ ना, अगर सारे स्क्वायर मैट्रिक्स जो सेम ऑर्डर का, तो पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चौथा पॉइंट बोलता है IA बराबर AI बराबर है। देखो I जो है, I मैंने तुम्हें क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में बताया था, यूनिट मैट्रिक्स को I से सूचित करते हैं, और कभी कभी इसको जैसे I जो है यूनिट मैट्रिक्स अगर मान लीजिए ऐसा है 0 1 0 है, ये तो 2 क्रॉस 2 का है, तो इसको I2 भी लिख सकते हैं, मतलब इसका ऑर्डर डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। I3 यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, मतलब ये 3 क्रॉस 3 का यूनिट मैट्रिक्स है। यहाँ पे अगर I4 लिखा हुआ रहा है तो ये तुम्हें समझना होगा कि 4 क्रॉस 4 का यूनिट मैट्रिक्स है। तो I यूनिट मैट्रिक्स को समझकर उस दिन बताया था कि क्लासिफिकेशन में जो 1 0 0 1 1 लिखा हुआ है, या फिर ऐसा लिखा हुआ है 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ये क्या 3 क्रॉस 3 है, इसको I3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें I3। तो देखो मैंने तुम्हें ये बताया, अभी बताया कि A इंटू B B इंटू A के बराबर नहीं है, मतलब बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि I इंटू A बराबर होगा A इंटू I, ठीक है। I इंटू बराबर होगा, मैं थोड़ा देख लेता हूँ, हाँ I इंटू A बराबर होगा A इंटू I के, और बराबर होगा A मैट्रिक्स के, ठीक है। ये यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और है कि I इंटू A बराबर होगा A इंटू I के बराबर होगा A के, लेकिन ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए,
कंडीशन क्या है कि आई ए ये क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, समझ रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए आई इंटू ए बराबर होगा ए इंटू आई के, मतलब वहां पे ए भी बराबर बी नहीं हो रहा था ना, लेकिन यहाँ पे आई इंटू ए बराबर होगा ए इंटू आई के बराबर होगा ए के। अगर वो आई इंटू ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर का अगर वो मैट्रिक्स है, और अगर वो किसी भी मैट्रिक्स में, देखो फिर से समझाता हूँ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, 3x3 का, ठीक है। अब 3x3 का ही यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है, 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स है, 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बोलता है कि उसको तुम चाहे आगे से मल्टीप्लाई करो या पीछे से मल्टीप्लाई करो, बात बराबर है, और वो बराबर गुना होकर के आएंगे बराबर किसके, एक के, ठीक है। अब तुम देखो क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से सोल्व करना, समझा। इसकी जो प्रॉपर्टीज था मैंने वो तुम्हें बता दिया कि हर एक चीजें बराबर नहीं होती है, कौन कौन से चीजें हो सकता है, मतलब ए बराबर हो सकता है बी प्लस सी के, ये सब चीजें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। और तुम अब क्वेश्चन लगाना, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन लगाना शुरू करो, ठीक है। अब हो सकता है कि मैं तुम्हें 3x3 का भी मल्टीप्लिकेशन करके आगे जब एग्जांपल मैं तुम्हें इसको बताऊंगा, इस चैप्टर का एग्जांपल सोल्व करवाऊंगा, तो उसमें मैं 3x3 का भी मैट्रिक्स सोल्व करके बताऊंगा। और तो थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है कि बच्चे अगर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं हमारे वीडियो से, और अगर बेनिफिट हो रहा है बच्चों को तो वेल एंड गुड है, नहीं तो खाली वीडियो बनाने से, यहाँ पे एक दो स्टूडेंट बैठा करके पढ़ाने से क्या फायदा होगा, है? तो वीडियो को शेयर करो जितना हो सके तो, और नहीं शेयर करना है तो जैसे देखो कोई बच्चे होते हैं खुद तो देख लेते हैं और उसे समझ में भी आ जाता है, और वो बच्चे आगे बढ़ाना नहीं चाहते, या फिर शर्माते रहते हैं कि यार पता नहीं हम इससे पढ़े हैं, ऐसा आगे को बोलेंगे तो क्या बताएंगे कि सर ऐसा पढ़ाते हैं, फलाटे का कुछ भी नहीं है। तुम शेयर कर सकते हो, जितना शेयर करोगे हमें उतना ही फायदा मिलेगा कि नहीं बच्चे हमारे, उसे मोटिवेशन मिलती है कि नहीं बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।